नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। निकाय चुनावों की धूम है तो पूरे प्रदेश में कौथिग जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसो चुनाव में मजा ही मजा, रुपया भी पैसा भी, ठम ठम का मूल मंत्र जिन्होंने साध लिया है उनकी इन दिनों पौ बहार है। छुयालों की भी आजकल खूब पूछ बढ़ गई है और चुगलैरों की फसक चाय की टपरियों से लेकर मोहल्ले के नुक्कड़ों तक को रौनक किए हुए हैं। लेकिन इन रंगीनियों के बीच एक काम पूरी शिद्दत से हो रहा है और वो है प्रदेश के संसाधनों को लूटने, बेचने और उनकी मवासी घाम लगा देने का काम। ताज़ा मामला हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज का है, जिसे अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि इसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार पनप रहा है। हरिद्वार में जहां ये कॉलेज स्थित है, उस जमीन का बाजार मूल्य ही लगभग 1000 करोड़ आंका जा रहा है। उस पर मेडिकल कॉलेज बनाने में सरकार का करीब 600 करोड़ अतिरिक्त खर्च हुआ। लेकिन कॉलेज शुरू हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और सरकार इसे पीपीपी मोड में एक प्राइवेट ग्रुप को सौंप रही है, जो ग्रुप बदले में सालाना सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए सरकार को देगा। स्थानीय अखबारों में अधिकारियों के हवाले से इस बारे में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, उनमें बताया गया है कि इस मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में सौंपकर कैसे उत्तराखंड ने बहुत कुछ फरका दिया है। इन खबरों की माने तो ये मेडिकल कॉलेज सरकार के लिए ऐसा मुंडारा था जिसे सरकार ने शारदा ग्रुप के मत्थे मढ़ दिया है। इसलिए अब एक तरफ तो सरकार के वो करोड़ों रुपए बचेंगे जो सरकार को कॉलेज चलाने के लिए, स्टाफ को वेतन देने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए हर साल चाहिए होते। ऊपर से 2.5 करोड़ की सालाना कमाई अलग से होगी। तो है ना कमाल की डील। तो जब सब चंगा सी, फिर वो छात्र क्यों परेशान हैं जिन्होंने पिछले साल ही इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था? क्यों वो छात्र पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ धोखा हुआ है, ये बात वो क्यों दोहरा रहे हैं? क्यों विपक्ष के नेता गणेश गोदियाल ये बात कह रहे हैं कि सरकार हजारों करोड़ का घोटाला कर रही है, जिसे रोकने के लिए अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं? इस मामले को विस्तार से समझने की शुरुआत शारदा ग्रुप के बारे में ही थोड़ा और जानने से करते हैं। शारदा ग्रुप में कुछ समय तक एक बड़े पद पर कार्यरत रहे एक व्यक्ति ने बीते दिनों बारामासा से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 1 साल तक इस ग्रुप में रहते हुए उन्होंने देखा कि राज्य के नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से कैसे शारदा ग्रुप राज्य के संसाधनों की लूट का प्लान बना रहा है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में लेना तो इस प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा देहरादून और हल्द्वानी के भी कुछ बड़े सरकारी संस्थानों पर इस ग्रुप की नज़र है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज सिर्फ शारदा ग्रुप को ही दिया जाए, टेंडर प्रक्रिया को 2 बार आगे बढ़ाया। साथ ही शारदा ग्रुप ने दक्षिण भारत के कुछ मेडिकल कॉलेजों से भी सांठगांठ की और टेंडर प्रक्रिया में ऐसे रेट भरवाए कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज सिर्फ उसे ही मिले। शारदा ग्रुप से जुड़े रहे इन व्यक्ति का ये भी आरोप है कि नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से इस टेंडर को शारदा ग्रुप ने ही ऐसे डिजाइन करवाया है कि आने वाले 30-40 सालों में मेडिकल कॉलेज की पूरी जमीन उसी की संपत्ति बनकर रह जाएगी। बहरहाल, ये तो हुई टेंडर हासिल करने तक की बात। अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में शारदा ग्रुप के हवाले करने का फैसला सरकार ने कर लिया है और कॉलेज के छात्र इससे काफी परेशान हैं। उनकी बात जायज़ भी है कि कड़ी मेहनत और कठिन परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। अब उनसे पूछे बिना और उन्हें सूचित किए बिना अचानक ही कॉलेज को एक तरह से प्राइवेट बनाया जा रहा है। ये ऐसा ही है कि कड़ी मेहनत के बाद कोई बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले और 1 साल बाद पता चले कि आईआईटी अब गलगोटिया हो चुका है। हालांकि सरकारी अधिकारियों की ओर से बयान आ रहे हैं कि इन बच्चों की फीस में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और उनकी डिग्री या सर्टिफिकेट में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज का ठप्पा लगा होगा। लेकिन छात्र परेशान हैं कि भले ही एडमिशन फीस न भी बढ़ाई जाए, लेकिन हॉस्टल से लेकर मेस और स्पोर्ट्स से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर प्राइवेट कॉलेज कई मदों में फीस वसूल सकता है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% राज्य का आरक्षण मिलता है। जूनियर रेजिडेंसी में उन्हें निजी कॉलेज के छात्रों की तुलना में वरीयता मिलती है। उनकी इंटर्नशिप का स्टाइपेंड निजी कॉलेज की तुलना में बेहतर होता है और ऐसी एक लंबी सूची है जिसके चलते बच्चे कई बार 1 या 2 साल ड्रॉप भी करते हैं ताकि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सके। लेकिन इतनी मेहनत के बाद हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को रातों रात एक प्राइवेट कॉलेज का छात्र बना दिए जाने की तैयारी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि वो किसी भी हाल में ये स्वीकार नहीं करेंगे।
छात्रों की चिंताओं से इतर लाखों के घोटाले का आरोप भी इस पूरी डील में लग रहा है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल तो सीधे सीधे मंत्री धन सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि करीब 1300 करोड़ का यह खेल मंत्री जी के बिना हो ही नहीं सकता था। निश्चित ही है कि इस डील में उनका कुछ लेना देना है। मंत्री धन सिंह रावत पर इस तरह के आरोप सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब तो वो लोग भी लगाने लगे हैं जो कभी उनके बेहद करीबी माने जाते थे। भाजपा नेता लखपत भंडारी ने बीते दिनों मंच से भाषण देते हुए सीधे आरोप लगाए कि ट्रांसफर के नाम पर मंत्री जी के आसपास के लोग 2-2 लाख रुपए वसूलते रहे हैं। लेकिन राजनीति देखिए कितनी मजेदार चीज है। लखपत भंडारी जो खुद भाजपा नेता हैं और जिन्हें श्रीनगर में भाजपा से मेयर पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था, वो इन दिनों भाजपा से खफा हैं और उनकी पत्नी अब श्रीनगर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले पूरे जोश में अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनका टिकट पक्का है, बल्कि जब श्रीनगर की सीट आरक्षित हुई तब भी उन्हें यह आश्वासन मिला कि उनकी पत्नी को भाजपा टिकट जरूर देगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पत्नी अब निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और लखपत भंडारी भाजपा नेताओं पर खौंबाग बने हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर में घूस लिए जाने का भी आरोप मंत्री जी के नजदीकियों पर लगाया है। लेकिन भंडारी जी की पीड़ा ये नहीं है कि शिक्षकों के ट्रांसफर 2-2 लाख में हो रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि कम से कम भाजपा से जुड़े लोगों से तो घूस नहीं ली जानी चाहिए थी। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। अरे इनका क्या है, जब हमारे झाबर भाई से 2 लाख रुपए ले सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए, अरे वो तो हमारे कार्यकर्ता हैं। एक हमारे भट्ट जी हैं, कभी टीवी दी के यहाँ पे बैठते हैं, उनसे पैसे ले सकते हो क्या? आपकी क्या? उनके बयान से साफ है कि मंत्रियों का घूस खाना तो सामान्य बात है, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं से घूस खाना जरा बिजोक पड़ने वाली स्थिति बनाता है। चुनावों में जब नेता एक दूसरे के लिए अपने सिंग पलियाए हुए हैं तो उसमें कई बार एक दूसरे को ऐसी घचाक भी मार रहे हैं कि हमाम में सब नंगे नजर आते हैं। इसमें क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, सबकी स्थिति एक जैसी है। कांग्रेस में ऐसा ही ड्रामा इन दिनों पिथौरागढ़ में दिख रहा है। वहां भी झगड़े का इस तरह चौराहे पर आ जाना टिकट बंटवारे के बाद ही शुरू हुआ। विधायक मयूख मेहर वहां खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे नाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो न सिर्फ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे बल्कि उन्हें खनन के पट्टे भी कांग्रेस ने ही दिए हैं। जवाब में मयूख मेहर भी याद दिला रहे हैं कि खनन पट्टे कोई फ्री में नहीं मिले, जितनी भी घूस उस दौर में प्रचलित थी उन्होंने बाकायदा उतनी घूस दी है और तब खनन पट्टे हासिल किए हैं। यानी काम भले ही उन्होंने 2 नंबर का किया हो लेकिन किया पूरी ईमानदारी से है। इस पर भी तुर्रा ये कि एक दूसरे को बातों से कचाते हुए नेता खुद को भगवान कृष्ण बता रहे हैं तो दूसरे नेता खुद को कर्ण घोषित कर रहे हैं। उधर भाजपा वाले लखपत भंडारी भी खुद को हनुमान कह ही चुके हैं। तो आप लोग मान सकते हैं कि उत्तराखंड निकाय चुनावों में इस बार देवता ही साक्षात चुनावों में उतर चुके हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के साधकों ने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी हैं। मंत्री सुबोध उनियाल को ही देखिए, जो कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के चुनाव प्रचार में पहुंचे तो विपक्षी दावेदार पर हमले के लिए ये कहने लगे कि कांग्रेस को कोटद्वार में कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला जो एक महिला को सामान्य सीट से चुनाव लड़वा रही है। ऐसा घृणित बयान मंत्री जी ने उसी कोटद्वार शहर में दिया जहां से खुद उनकी पार्टी से ऋतु खंडूड़ी विधायक हैं और सामान्य सीट से ही न सिर्फ चुनाव जीतकर आई हैं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष भी बनी हैं। इस तरह का बयान देने पर कायदे से उनकी पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए था और उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन यहां ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसी बात को दोहराते हुए सुबोध उनियाल की बात को सही ठहरा दिया। बस उन्होंने मर्द की जगह पुरुष शब्द का इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि कोटद्वार में योग्यतम पुरुष प्रत्याशी नहीं था, उसका अभाव था, इसलिए कांग्रेस ने महिला को टिकट दिया। है ना कमाल। थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ हिंदी में अगर कही जाए तो अश्लील बात भी उतनी अश्लील नहीं लगती और सुपाच्य हो जाती है। इसलिए सभी ने इसे पचा लिया। वैसे पचा तो राज्य की जनता ने यह भी लिया कि भाजपा के एक और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे पर बीते दिनों मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा इसलिए कि उन्होंने अपना रिजॉर्ट बनवाने के लिए संरक्षित श्रेणी के पेड़ कटवा दिए। पहाड़ी प्रदेश में लोगों का पाचन सच में गजब का होता है, इसलिए हम सारी चीजें इतने आराम से पचा जाते हैं। इस एक ही हफ्ते में देखिए हमने कितना कुछ पचा लिया। एक मंत्री के बेटे पर रिजॉर्ट बनाने के लिए नियम कानूनों को पूठ मूड़ कुचा देना हमने पचा लिया। एक अन्य मंत्री पर सरकारी मेडिकल कॉलेज को निजी हितों के लिए पीपीपी मोड में डाल देना हमने पचा लिया।
ट्रांसफर के लिए 2-2 लाख की घूस की बात मंत्री जी के कथित हनुमान ने खुद कही और हमने पचा ली। जो उत्तराखंड राज्य महिलाओं के संघर्ष के बिना संभव ही नहीं था, उसी राज्य में एक मंत्री जी महिलाओं को गया गुजरा मानते हैं और उनकी पार्टी के अध्यक्ष उनकी बात को सही भी ठहरा देते हैं और हम वो भी पचा लेते हैं। सिर्फ पचाते ही नहीं बल्कि इसका भी पूरा यकीन रखते हैं कि हम फिर से चुनावों में इन्हीं सबको जिताएंगे जो ऐसे आरोपों में अब आकंठ डूबे हुए हैं। बीते हफ्ते एक दुखद खबर पौड़ी से भी आई, जहां हुए बस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन प्रदेश में कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन रोड सेफ्टी आज भी सरकार की प्राथमिकताओं में कहीं नहीं है। ऊपर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल ऐसा है कि पहाड़ के सारे अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए हैं और हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल तो तब किया जाए जब चुनावी रैलियों में नेताओं को घुमाने से हेलीकॉप्टर को फुर्सत मिले। इस बस हादसे में घायल हुए लोगों को देखने जब मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे तो स्थानीय लोगों का गुस्सा भी उन पर फूटा और लोगों ने उनसे कहा कि आप सिर्फ हमारी लाशों को देखने यहाँ आए हैं, जबकि अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ आगे रेफर करने के काम का रह गया है। मंत्री जी ने ये बातें सुनी तो हैं, लेकिन इन पर अमल करने की उनकी अगर मंशा होती तो वो सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड में डालने के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, शायद उतना जोर उन्होंने पहाड़ के अस्पतालों को सुधारने के लिए पहले ही लगा लिया होता। लेकिन निर्लज्जता की तमाम सीमाओं से आगे निकल चुके हमारे नेताओं को याद रखना चाहिए कि झूठों की जिम्मेदारी सदन ही नहीं रहेगी। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पैलाज, नमस्कार।